हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको CUET प्लस नीट का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कराऊंगा जो बिल्कुल रिलेवेंट होंगे आपके एमसीक्यूज CUET और नीट के प्रोस्पेक्टिव से। तो स्टार्ट करते हैं अपना प्यारा सा लेक्चर जिसमें आपको मैं बहुत बेहतरीन एमसीक्यूज कराऊंगा कंडक्टेंस पे, कंडक्टिविटी पे, नॉइज इक्वेशन पे और फैराडेज पे। साथ साथ में इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स के भी एमसीक्यूज होंगे जो आपके मेन कोर टॉपिक्स हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर की, और ये आपको मैं बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स में समझाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना प्यारा सा लेक्चर। पहला क्वेश्चन है एमसीक्यू का फैराडेज लॉ पे। फैराडेज लॉ पे पहला किस पे है? फैराडेज लॉ पे। देखिए फैराडेज लॉ कहता क्या है। फैराडेज दो तरीके के लॉ हैं। पहला फर्स्ट लॉ फैराडेज, दूसरा होता है सेकंड लॉ फैराडे। इसमें जो यूज होगा मैं आपको लिख देता हूं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, जो मास होता है इलेक्ट्रोड का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? चार्ज के, उसी इलेक्ट्रोड के। जब हम प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो यहां पे लगाते हैं एक Z जो कांस्टेंट होता है और Q को ले लेते हैं, चार्ज को ले लेते हैं Q। इसे कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। Z इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, दिस इज मास ऑफ इलेक्ट्रोड, दिस इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रोड। क्लियर? उसके बाद यहां पे फॉर्मूला यूज होता है आपका Q इज इक्वल टू IT। ये फॉर्मूला आपने पहले ही पढ़ा हुआ है, इसकी जगह पे मैं डाल देता हूं ये वाली वैल्यू, तो आपका M इज इक्वल टू ZIT हो जाएगा। यहां पे ये मास है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, दिस इज करंट एंड दिस इज टाइम। टेम्परेचर नहीं है, ये टाइम है। क्या है? टाइम। तो इसी से मैं बहुत इजी यूनिटरी मेथड से आपको बता दूंगा कि भाई इसका जो आंसर होगा क्या होगा। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोला गया है इफ 96500 कूलम। अब ये जो वैल्यू है इसका मतलब होता है 1 फैराड। 1 फैराड इसका मतलब होता है 96500। अगर आपसे पूछा जाए कि डिफाइन द टर्म 1 फैराड तो बोलिएगा 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। 1 मोल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आपका 1 फैराड होता है। ये उसकी वैल्यू होती है, ये इसकी वैल्यू होती है। बोला गया इफ 96500 कूलम इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू CuSO4 सॉल्यूशन। अब CuSO4 यहां पे इलेक्ट्रोलाइट हो गया, पानी के अंदर डाला है, इसका मतलब सॉल्यूशन है। इट विल लिबरेट। अब इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है देखते हैं। सबसे पहले देखिए कैसे पहचानेंगे। कॉपर सल्फेट को आपने एक्वस के अंदर डाला, मतलब ये सॉल्यूशन बोला है, तो फिर ये टूट जाएगा अपने आयंस के अंदर। कॉपर आयन प्लस SO4 2 नेगेटिव। कॉपर पे कितना चार्ज आ रहा है भाई? 2 पॉजिटिव चार्ज है कॉपर पे। अब यहां पे ये सिग्निफाई नहीं कर रखा कि यहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है इस पे या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ये तो पता नहीं चल रहा। किसी भी रैंडम इलेक्ट्रोड पे है, यहां पे मेंशन ही नहीं है, तो यहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनोड, कैथोड कुछ भी हो सकता है। हम यहां पे उस पे पढ़ते ही नहीं है, बस यहां देखते हैं कि कॉपर पे जो चार्ज है वो है 2 पॉजिटिव। अब यहां पे फैराड लगाते हैं, फैराडेज की लॉ लगाते हैं। तो देखिए एटॉमिक मास ऑफ Cu, एटॉमिक मास ऑफ कॉपर पे कितना चार्ज है? 2 मोल फैराड का, तो 2F ऑफ Cu2 प्लस। एटॉमिक मास किसका? कॉपर का। यही है मास कॉपर का, और चार्ज कॉपर पे चार्ज क्या है? +2, मतलब 2F। क्लियर? अच्छा, अब यहां पे मुझे ग्राम में निकालना है मास। एटॉमिक मास कितने है कॉपर का? एटॉमिक मास होता है आपका 63.5 ग्राम्स। ये 2 फैराड के लिए हो गया। निकालना कितने में है भाई? इतने में निकालना है। इतने में मुझे मास निकालना है किसका? कॉपर का। अब F जो होता है, F की वैल्यू क्या होती है? 96500। मैंने लिया 63 2 इंटू 96500 कूलम। अब कितने के लिए निकालना है मुझे? इतने के लिए। देखिए इतने के लिए, तो ये वाली वैल्यू जो है मैं इसके नीचे भेज दूंगा, तो ये हो जाएगा 63.5 ग्राम अपॉन 2।
कितने के अंदर 96500 कूलम के अंदर। तो ये आपकी वैल्यू है। इसको अगर आप काटेंगे तो आंसर आएगा आपका ये वाला, आपका हो गया बी आंसर। जब भाई आपको पता है कि 63.5 ग्राम में 2 फेराड है, तो इसके आधे में कितना होगा? ऑब्वियसली इसके एटॉमिक मास का आधा। इसका एटॉमिक मास कितना होता है कॉपर का? 63.5 ग्राम। क्या होता है भाई? 63.5 ग्राम। 63.5 ग्राम। तो आपका इसका आंसर है आपका सेकंड, 31.76 ग्राम ऑफ कॉपर। इतना मास क्या होगा? लिबरेट होगा। इतना मास आपका लिबरेट होगा किसका? कॉपर का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब आपको क्वांटिटी बतानी है इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी आपका चार्ज होता है। इलेक्ट्रिसिटी आपका क्या होता है? चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी इज चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी आपका होता है क्या? चार्ज। क्या होता है जी? चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी होता है आपका चार्ज। दिस इज चार्ज दैट कैन बी डिपोजिट कितने पे? 108 ग्राम ऑफ सिल्वर। किसमें? सिल्वर नाइट्रेट के सिल्वर पे। अब देखिए AgNO3 है सॉल्यूशन। इसको अगर आप पानी में डाल देंगे तो Ag पे होगा +1 चार्ज एक्वस के अंदर, फिर जो होगा NO3 पे नेगेटिव। लेकिन आपको ये पता चला कि इसके अंदर, इस सॉल्यूशन के अंदर AgNO3 के Ag पे जो चार्ज पाया जा रहा है वो है 1। मतलब वो एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को चेंज कर रहा है। चेंज मतलब ट्रांसफर, गेन कर रहा है, लूज कर रहा है। यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, ना ये एनोड लिखा है ना कैथोड लिखा है, तो हमें वो पता चलेगा ही नहीं। लेकिन ये पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तो अकॉर्डिंग टू लगाते हैं भाई यहाँ पे। और कितने में निकालना है? 108 पे। आपको पता होना चाहिए कि एटॉमिक मास ऑफ Ag जो होता है वो 108 ग्राम पर मोल ही होता है। 108 ग्राम पर मोल ही होता है। तो देखिए यहाँ पे फैराडे लगाते हैं। अकॉर्डिंग टू फैराडे क्या कहता है? मास जो है एटॉमिक मास किसके रिस्पेक्ट की बात हो रही है? सिल्वर की। एटॉमिक मास ऑफ Ag, चार्ज ऑन Ag। Ag पे चार्ज क्या है? 1 फेराड। दिख रहा है आपको? एक मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है तो 1 फेराड। अब एटॉमिक मास Ag का कितना होता है भाई? इतना ही होता है, और इतने के लिए ही निकाला है। तो सीधा क्वेश्चन है 108 के लिए आपका कितना है? 1 फेराड। 1 फेराड मतलब क्या है? 1 फैराडे। ये आंसर है आपका सी। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपका क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट द नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस मतलब जब आप किसी भी चीज को, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को पानी और करंट के प्रेजेंस में उसको डिसोशिएट करते हैं, पानी और करंट के प्रेजेंस में उसको डिसोशिएट करते हैं, तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी उसको? इलेक्ट्रोलिसिस। उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट द नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये तो इस साल के पेपर में आया था। टाइम कंज्यूम्ड नहीं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलिसिस नहीं, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास, हाँ जितना उसमें से जितना चार्ज क्या होगा? प्रोड्यूस होगा। जितना चार्ज प्रोड्यूस होगा उतना ही वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेगा या फिर पास करेगा। तो ये वाला आपका सही है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो नहीं होता। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो आपको पता ही है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 × 10⁻31 kg, -31 kg। तो ये वाला तो होगा ही। आंसर क्या है आपका? जितना आपका आयन डिसोसिएट होगा उतना ही क्वांटिटी क्या प्रोड्यूस होगी? चार्ज की। जितना आयन होगा उतना ही चार्ज होगा, जितना ही आयन होगा उतना ही चार्ज होगा। चार्ज इज इलेक्ट्रिसिटी। तो आपका थर्ड क्वेश्चन ये है जिसका आंसर है सी। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब कंडक्टर और कंडक्टेंस पे क्वेश्चन है। कंडक्टर और कंडक्टेंस पे क्या क्वेश्चन है? देखिए पहले, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट करेक्ट। कौन सी
इलेक्ट्रोलाइट के बारे में जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। पहला, कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ आयन, बिल्कुल सही। जितना आयन का साइज बड़ा होगा उतना वो मोबाइल कम होगा, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, मतलब उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, कम। जितना बड़ा साइज होगा उसकी कंडक्टिविटी कम होगी, क्योंकि वो ट्रैवल धीरे कर पाएगा, कम दूरी तक कम कर पाएगा। जितना साइज उसका छोटा होगा उतनी कंडक्टिविटी उसकी ज्यादा होगी। तो पहला वाला तो सही है भाई, डिपेंड करता है। दूसरा, कंडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन, बिल्कुल सही है। विस्कोसिटी मतलब कोई रेसिस्टिंग फोर्स होती है किसी भी आयन की, किसी भी चीज की हो सकती है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट में हम आयंस की बात कर रहे हैं। मतलब अगर विस्कोसिटी ज्यादा है तो मोबिलिटी कम है, विस्कोसिटी ज्यादा है तो मोबिलिटी कम है, मोबिलिटी कम है तो कंडक्टिविटी भी कम है। तो इस तरीके से वाइस वर्सा भी चल सकता है। फिर सी, कंडक्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द सॉल्वेशन ऑफ आयन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, बिल्कुल ये गलत स्टेटमेंट है। कैसे? अगर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है आपका, उसमें आप सॉल्वेशन मतलब पानी की पावर, हाइड्रेशन एनर्जी, सॉल्वेशन इज पानी की पावर। जितना आप पानी डालेंगे उतना उसमें से आयन जनरेट होंगे, जितना पानी डालेंगे उतना ही उसमें से आयन जनरेट होंगे। तो भाई कंडक्टिविटी उसी हिसाब से घटेगी बढ़ेगी। ज्यादा आयंस होंगे, पानी ज्यादा डालेंगे तो कंडक्टिव आयंस ज्यादा होंगे, आयन ज्यादा होंगे तो उसकी कंडक्टिविटी भी उस पर चेंज होगी। मतलब ये वाला सही है आपका आंसर। और लास्ट वाला भी चेक कर लेते हैं, कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज विद टेम्परेचर, बिल्कुल। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आयंस में मोबिलिटी या काइनेटिक एनर्जी आएगी, काइनेटिक एनर्जी आएगी तो उसकी कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी। तो इसमें आंसर होगा आपका ये वाला सही। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट क्या होता है? जैसे ये आपका सेल है, ये इसका लेंथ है, ये इसका ए है, ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब एक जी स्टार चीज होती है जिसको हम बोलते हैं सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट क्या होता है जी? सेल कांस्टेंट। अब ये होता है एल बाय ए। अब सपोज मैं कहता हूं कि भाई मेरे पास घड़ी है, घड़ी में एक ऐसी बैटरी लगाता हूं मैं खरीद के लेके आता हूं तो उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, रेसिस्टिविटी कम होती है, क्योंकि बहुत तेज चलता है, बिल्कुल टाइम बिल्कुल सही शो करता है। लेकिन जैसे ही 6 महीने 1 साल होता है तो कभी कभी टाइम का वेरिएशन आता है, मतलब वहां पे कंडक्टिविटी घट रही है, रेसिस्टिविटी बढ़ रही है। लेकिन क्या उस बैटरी के जब आप उसको खरीद के लाए थे और जब आप अभी वो है उसके लेंथ पे कोई चेंज आया? नहीं। उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे चेंज आया? नहीं। तो मतलब वो क्या होता है जी? क्या होता है? कांस्टेंट। क्या होता है? कांस्टेंट। ये वाला देख लेते हैं, चेंज विद चेंज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नहीं। चेंज विद चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नहीं, क्योंकि सेल कांस्टेंट तो लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है जी। फिर चेंज विद टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नहीं। रिमेन्स कांस्टेंट फॉर अ सेल, वो सेल हमेशा सेल कांस्टेंट जो है वो सेम ही रहेगा, रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट। तो उसका आंसर क्या हो गया जी? आपका डी आंसर है इसका। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। It has been observed that gaseous hydrogen chloride is a poor conductor of electricity, but a solution of HCl, मतलब HCl को पानी के अंदर डिसॉल्व करा गया तो सॉल्यूशन बन गया, इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट वाटर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गलत, वाटर तो होता ही है लेकिन उसमें HCl की क्या बात है? HCl की कंडक्टिविटी पूछी गई है। दूसरा, HCl गैस इन वाटर सॉल्यूशन आयनाइज। हाँ, HCl गैस जो है पानी के अंदर डाला जाएगा तो वो भी आयनाइज हो जाता है, इसीलिए क्या है ये? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड वाला ही पढ़ लेते हैं, ये वाला इसका आंसर होगा। वैसे ये भी देख लेते हैं, अ गैस इज नॉन कंडक्टर बट अ लिक्विड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। ये सही तो है लेकिन ये इसका आंसर नहीं है। गैस डज नॉट ओबे ओम्स लॉ, ये भी गलत। इसका आंसर क्या है आपका? बी। क्या है जी? बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इनमें से कौन सा बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है? सबसे पहले देखिए, सबकी मोलैरिटी सेम है तो मोलैरिटी पे तो कोई चीज जाएगी, मोलैरिटी पे तो कोई चीज नहीं जाएगी।
मोलैरिटी पे आप उसको पहचान ही नहीं सकते, आप पहचानते हैं इसके इलेक्ट्रोलाइट पे। ये है इलेक्ट्रोलाइट एसिटिक एसिड, कार्बन का है तो वीक है, कार्बन का है तो वीक है। ये H2SO4 है तो स्ट्रॉन्ग है, ये HCl है तो स्ट्रॉन्ग है, ये H3BO3 है, H3BO3। ये है बोरोन का है तो ये भी क्या है, वीक। तो बेस्ट कंडक्टर वीक वाले तो हो ही नहीं सकते भाई, वीक वाले तो हो ही नहीं सकते, स्ट्रॉन्ग वाले होंगे, स्ट्रॉन्ग वाले। इन दोनों में से कौन होगा? अब इन दोनों में से होगा कौन? H2SO4, क्योंकि इसमें आयंस क्या है, ज्यादा। H2SO4 को जब आप पानी के अंदर डालो, एक्वस के अंदर, तो 2H+ एक्वस की फॉर्म में निकलेंगे और आपका SO4 2 नेगेटिव भी क्या निकलेगा, एक्वस की फॉर्म में। क्लियर? और HCl को देखेंगे तो एक्वस में डालिए इसको पानी के अंदर, तो एक H+ निकलेगा एक्वस में, दूसरा Cl नेगेटिव। तो जिसमें ज्यादा आयंस है, कितने आयंस है, 3, तो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा और बेस्ट कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी के लिए। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। An increase in equivalent conductance of an strong electrolyte with dilution is mainly due to strong electrolyte। पहले strong electrolyte को देखिए। strong electrolyte पानी में डालेंगे ना तो एकदम ही पूरा घुल जाता है, एकदम ही। मतलब अगर उसके पास 100 कैटायन 100 एनायन थे, पानी डालेंगे तो 100 कैटायन 100 एनायन एकदम ही टूट जाएंगे, 100 अलग हो जाएंगे कैटायन, 100 एनायन अलग हो जाएंगे। मतलब और पानी डालेंगे तो आयंस और जनरेट नहीं होते, जितना टूटना था वो एक बार में 100% का डिसोसिएशन हो गया। क्वेश्चन क्या है? एन इंक्रीज इन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विद डाइल्यूशन इज मेनली ड्यू टू, पहला इंक्रीज इन नंबर ऑफ आयंस, इंक्रीज तो होंगे नहीं क्योंकि एक बार में टूट गया, जितना टूटना था टूट गया। फिर इंक्रीज इन आयनिक मोबिलिटी, हाँ ये हो सकता है, क्योंकि देखिए जैसे सपोज मैं कहता हूं कि ये मेरे पास एक बीकर है, इसमें Na+ और Cl नेगेटिव है, ये Na+ है और ये Cl नेगेटिव है। इसमें भी अट्रैक्शन होगा, इसमें भी अट्रैक्शन होगा, ठीक है। और इसमें थोड़ा पानी डाला गया, कहता हूं 100 ml पानी डाला गया है, अभी भी मान लेता हूं इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और ये NaCl जो है आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, जितना आयंस एक बार में टूटना था वो टूट गया। अब मैं क्या करता हूं, 100 ml ऐड करता हूं पानी, ऐड 100 ml वाटर ऐड कर देता हूं। अब इसके अंदर Na जो Cl है, NaCl, अब इसके कंपैरिजन, क्योंकि ये पास थे और पानी डालेंगे तो इसके बीच में, और मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कर जाएगा, घट जाएगा। पानी डालेंगे तो मोबिलिटी उनकी बढ़ जाएगी, मोबिलिटी बढ़ेगी तो कंडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। तो क्या है ये, इंक्रीज इन आयनिक मोबिलिटी, आयंस की मोबिलिटी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ये आपका सही है, एक बार और चेक कर लेते हैं। 100% आयनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट नॉर्मल डाइल्यूशन, ये तो है ही भाई, लेकिन उससे कंडक्टेंस का क्या फर्क पड़ता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कंडक्टेंस को। फिर इंक्रीज इन बोथ नंबर ऑफ आयंस एंड आयनिक मोबिलिटी, ये तो भाई बढ़ रहा है, लेकिन नंबर ऑफ आयंस नहीं बढ़ेंगे, नंबर ऑफ आयंस तो नहीं बढ़ेंगे। तो ये है आपका ये वाला क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.5 मोल पर dm3। मोलैरिटी दे रखी है, मतलब ये मोलैरिटी है लीटर के अंदर ही है, dm³ दे रखा है लीटर के अंदर ही है। सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 विद इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी कितनी दे रखी है आपको, ये मतलब कापा आपको गिवन दे रखा है 5.76 इंटू 10 की पावर -3 और यूनिट है इसकी सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। और आपको मोलैरिटी दे रखी है, मतलब कंसंट्रेशन C 0.5 मोलर। आपको जो निकालना है वो निकालना है क्या, मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, इसकी मोलर कंडक्टिविटी। तो फॉर्मूला बहुत इजी है, सबको पता है, लैम्डा m इज इक्वल टू कापा इंटू 100 अपॉन C। कैलकुलेट करते हैं इसको, 5.6 10 की पावर -3 इंटू 1000 अपॉन 0.5। ये और ये कट गए, इसका रेशियो ले लेते हैं 5.76 डिवाइड बाय 0.5। आंसर आ रहा है आपका 11.2
ये 11.52 सीमल सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये है आप इसका आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है विच सेल will measure standard electrode potential of copper। अब यहां पे देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है, विच सेल, इन चारों में से कौन सी सेल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को शो करेगी। यहां पे आपको कोई वैल्यूज तो नहीं दे रखी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। अब स्टैंडर्ड क्या रखा है, आपको ये वर्ड, स्टैंडर्ड के लिए आपकी जो कंसंट्रेशन होती है वो होती है यूनिटी, 1 मोलर या फिर 1 बार। अगर प्रेशर है तो 1 बार, कंसंट्रेशन है तो 1 मोलर। अब देखिए किस किस के अंदर है, ये है इसके अंदर प्रेशर दे रखा है, ये तो ये नहीं होगा, ये नहीं है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन इसमें एक जो ये वाला है ये 1 बार नहीं है तो ये वाला कट गया। इसके अंदर 2 मोलर है तो ये भी कट गया, और सही ये और ये सही है, लेकिन इसमें ये 2 मोलर है तो ये कट गया। इसके अंदर 1 मोलर और 1 बार, मतलब ये सही है, सारे के सारे यूनिटी। लास्ट वाले भी चेक कर ले रहे हैं, देखिए 0.1 बार है मतलब यहीं पे ये कट गया, ये भी कट गया, यहाँ पे ये भी। इसका आंसर जो है वो है क्या, सी। स्टैंडर्ड मतलब यूनिटी के लिए होता है, किसके लिए, यूनिटी के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The correct expression in SI system relating the equivalent conductance, specific conductance kappa and equivalent concentration, जो फॉर्मूला होता है आपका लैम्डा इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन सी, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे ये सिंबल दे रखा है इसके लिए लैम्डा का कंडक्टेंस के रिस्पेक्ट में, ये क्लियर। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला आ रहा है वो आ रहा है ये वाला, ये 0 है, ये वाला सही आ रहा है, तो ये सही है। ये तो बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला है, आप देखते ही कर देंगे इसको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, देखते हैं इसको। ईएमएफ ऑफ सेल, और आपको ये दे रखी है सेल निकल की, ये दे रखी है आपको गोल्ड की। अच्छा एक चीज और है, इसके अंदर जो ये आपको सेल दे रखा है ये स्टैंडर्ड है, ये देखना भूल गया है, मतलब स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड। ये ई सेल नॉट है, मतलब कहने का है ये ई सेल नॉट है, ई सेल नॉट। और इसके अंदर निकल का आपको दे रखा है ई सेल नॉट, निकल का तो ये दे रखा है -0.25, और गोल्ड का दे रखा है आपको ये। अच्छा रिएक्शन के अंदर आपको स्टैंडर्ड निकालना है ई सेल नॉट, तो आपका क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड, शॉर्ट ट्रिक्स में है बिल्कुल। और हमेशा जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है कैथोड का ज्यादा होता है, तो ज्यादा किसका है भाई, ज्यादा है गोल्ड का। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, कैथोड है, ये कैथोड है, तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा, रिडक्शन। और रिडक्शन हमेशा क्या करता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑब्वियस है दूसरा वाला जो है निकल, यहाँ पे क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन एनोड पे हो रहा होगा, और वहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कैथोड माइनस एनोड मतलब ये वाली वैल्यू माइनस ये वाली वैल्यू, तो ये हो गया 1.50 माइनस, फिर माइनस 0.25, तो ये वाली वैल्यू होगी 1.75 वोल्ट। आंसर कौन सा है जी इसका, ये वाला सी इसका आंसर हो गया करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Cr2O72 नेगेटिव प्लस I नेगेटिव, ये कन्वर्ट हो रहा है आपका I2, ये वाली चीज इसके अंदर कन्वर्ट हो रही है और ये वाली चीज इसके अंदर कन्वर्ट हो रही है, क्लियर। फिर बोला गया है कि आपको पूरे सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है वो है 0.79 वोल्ट, और Cr2O72 नेगेटिव का दे रखा है आपको, ये आपको निकालना किसका है, आयोडीन का। किसका निकालना है, आयोडीन का। तो इसमें पहचान लेते हैं भाई कि पहले रिडक्शन और ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है। देखिए Cr2O72 नेगेटिव कन्वर्ट हो रहा है Cr+3 के अंदर, यहां पे निकालेंगे इसकी ऑक्सीडेशन होगी +6, मतलब एक Cr के लिए, पहले Cr बैलेंस कर लेते हैं, एक Cr के लिए 3 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, तो 2 Cr के लिए 6 इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस होगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये रिडक्शन है, तो दूसरा वाला पहचानना ही नहीं है, तो दूसरा वाला ऑब्वियस है कि वो ऑक्सीडेशन ही होगा। ये है आपका
रिडक्शन मतलब कैथोड, रिडक्शन मतलब क्या होता है जी, कैथोड। तो आपका ई सेल नॉट जो निकलेगा वो निकलेगा कैसे, ई सेल नॉट ई कैथोड स्टैंडर्ड का माइनस ई एनोड, ई एनोड। Cr2O7 ये दे रखा है आपको 1.33 माइनस ई सेल एनोड वाला निकालना है आपको, और एनोड वाला किसका है, आयोडीन वाला, और इसकी वैल्यू आपको गिवन दे रखी है वो ये है 0.79। इसको उधर भेजते हैं, इसको इधर भेजते हैं, तो ई एनोड जो है स्टैंडर्ड वाला वो हो जाएगा आपका 1.33 माइनस 0.79 वोल्ट में। तो इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, प्लस में आएगा और ये आंसर हो जाएगा जी, ये आंसर डी। इसको माइनस करेंगे तो 0.54 वोल्ट हो जाएगा। ये इसका करेक्ट आंसर हो गया जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन है आपका, नेम ऑफ इक्वेशन शोइंग रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो आपका क्या है ई, और इलेक्ट्रोड और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है ई नॉट सेल। तो इन दोनों में कौन सा रिलेशन होता है भाई, ई सेल इज इक्वल टू ई सेल नॉट माइनस 0.0591, नॉस्ट इक्वेशन है ये, एन लॉग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होती है नीचे, क्लियर। और जो भी इसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो रेज़ टू द पावर में आते हैं। तो इन दोनों में जो रिलेशन है वो आया कौन, नॉस्ट लेके, कौन सा, नॉस्ट लेके। तो सीधा है, इसका आंसर है नॉस्ट, क्लियर, नॉस्ट इक्वेशन है। और ये गलत होगा, ये गलत होगा, ये गलत होगा, फैराडे है नहीं, कोलरॉश है नहीं, ओम्स लॉ, ओम्स इक्वेशन है नहीं। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो नॉस्ट इक्वेशन ही क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिलेट करता है, ये है उसकी इक्वेशन, नॉस्ट इक्वेशन। तो इसका आंसर होगा क्या, बी। तो यहाँ पे ये सारे आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख के करिएगा, इसी से रिलेटिव क्वेश्चंस भी आएंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक्स मैंने करवाए और इसके एमसीक्यूज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके नीट और सीयूटी के एग्जाम्स के लिए। तो आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, टेक केयर।